का अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। G20 समिट के पहले दिन भारत मंडपम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बना, जहां से दुनिया को शांति और तरक्की का संदेश दिया गया। दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। 2 सत्र में G20 का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिंदुस्तान की तरक्की और ताकत की झलक देखने को मिली। भारत ने एहसास कराया कि ये 21वीं सदी उसकी है, जिसमें G20 का शिखर सम्मेलन एक बड़ा नींव का पत्थर साबित होने वाला है। विश्व मंथन के सबसे बड़े मंच G20 की बैठक के पहले दिन ही दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनने से इतिहास रच गया है। इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट भी बन गया है। इसमें पिछले समिट की तुलना में सबसे ज्यादा काम हुआ है। भारत में हो रहे समिट के पहले दिन कुल 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर ही सहमति बन पाई थी। 2021 में 36, 2020 में 22, 2019 में 13, 2018 में 12 और 2017 में जब जर्मनी में G20 का समिट हुआ था, तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन भारत ने इस बार के समिट में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 73 मुद्दों पर चर्चा की और इस पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के बीच इन पर सहमति भी बना ली। इस बार का G20 समिट इसलिए भी ऐतिहासिक और खास बन गया है, क्योंकि अब ये G20 से G21 हो गया है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी देशों का संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। अफ्रीकी देश इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे हैं। G20 के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बन गई है, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघ के अध्यक्ष, जो कि अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सीधे गले लगा लिया। इस कदम को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। दरअसल पिछले साल बाली में हुए G20 समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिल पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है, और अब ऐसा ही हुआ। बता दें कि अफ्रीकी यूनियन 55 देशों का समूह है, जिसमें दुनिया की लगभग 14% आबादी रहती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब हैं, इसलिए विश्व जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। लेकिन अब G20 का स्थायी सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के गरीब देशों को एक ऐसा मंच मिलेगा, जिसमें वो भी अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ एक मंच पर बराबरी के साथ बैठकर अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर पाएंगे। इससे अफ्रीकी देशों को कई रूप से लाभ पहुंचेगा और इसके लिए वो भारत के प्रयासों को भी कभी नहीं भूलेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इससे काफी फायदा होगा। अभी अफ्रीका के गरीब देशों पर या तो पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है, या अब चीन इन देशों को कर्ज देकर उन्हें एक शाख की तरह निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत इन देशों के लिए एक ऐसा मित्र बन सकता है, जिस पर ये आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कोविड के समय में जब पश्चिमी देशों की कंपनियां अफ्रीका के गरीब देशों को कई तरह की शर्तों में उलझाकर उन्हें वैक्सीन देने के लिए उनसे एग्रीमेंट साइन करवा रही थी, तब भारत ने अफ्रीका के 42 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ के तहत भारत में बनी वैक्सीन भेजी गई थी। साथ ही भारत इन देशों में 5 सबसे बड़े निवेशकों में से भी एक है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में शामिल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब ये G21 बन गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब G20 के मंच पर देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया। इससे पहले G20 या ऐसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समिट होते थे, उनमें देश के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल होता था। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में जब प्रधानमंत्री मोदी G20 के समिट में शामिल हुए थे, तब उनके सामने इंडिया ही लिखा गया था। लेकिन अब जब हमारा देश इस समिट की अध्यक्षता भारत के उस नाम से कर रहा था, जो किसी अंग्रेज ने हमें नहीं दिया है, बल्कि हम अपने मूल नाम और अपनी मूल पहचान से इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वही भारत ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और प्रतिनिधियों को हेलो छोड़कर नमस्ते करना भी सिखा दिया। शनिवार सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों और बाकी प्रतिनिधियों का स्वागत किया, तब ये मेहमान हेलो नहीं बल्कि नमस्ते भारत कह रहे थे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल और मिस्र, सिंगापुर, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और यूरोपीय यूनियन की काउंसिल के प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते कहा। इसी के साथ अब हमारे ये नमस्ते भी ग्लोबल हो गया है। G20 समिट के पहले दिन भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ।
इस लॉन्च इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी व अन्य नेता मौजूद रहे। इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम हो जाएगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज हो जाएगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया जैसे कई विकासशील देशों को भारी कर्ज में डाल दिया है। इस योजना का लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार लगभग 40% तेज हो जाएगा। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने वन अर्थ पर G20 शिखर सम्मेलन सत्र में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को सुविधाजनक बनाना, तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना है। बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।